नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPNI न्यूज़। नेहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नेहा से आज यही बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ने मंथन शुरू किया है इस बात को लेकर कि उपचुनाव में जिस जिस राज्यों में उनकी हार हुई है तो वहां के प्रभारियों से रिपोर्ट मांगा है कि आखिर किस वजह से हार हुई है, क्यों हार हुई है, और ये हार हुई है तो फिर 2022 की जो तमाम राज्यों में चुनाव है उस पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। नेहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि कांग्रेस ने पहले 16 अक्टूबर को CWC की मीटिंग की, तमाम नेताओं को नसीहत दी, उसका कुछ फर्क पड़ा कि उपचुनाव में अच्छे रिजल्ट भी आए। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां रिजल्ट अच्छे नहीं आए, जैसे कि तेलंगाना है, असम है, बिहार है, ऐसे कुछ राज्य हैं। उसके बाद मंथन शुरू हुआ है, सबसे बड़ा मंथन शुरू। ये कितना सही साबित होगा कि वहां के तमाम राज्यों के प्रभारियों से रिपोर्ट मांगा गया, क्या ये सही डिसिप्लिन है मांगने का, या फिर इस वजह से ये कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं क्योंकि 2022 में बाकी राज्यों में चुनाव है? नया देखिए, ये कह सकते हैं हम कि 2022 में विधानसभा चुनाव है, उसी के लिए अगर पार्टी अलकमान ने इस तरीके से बोला है कि 13 राज्यों के मतलब जो मंथन मांगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं हम कि पार्टी अलकमान ने उन चीज़ों को निकालने की कोशिश कर रही है, उन कमियों को देखने की कोशिश कर रही है कि किस वजह से उन 13 राज्यों में कांग्रेस हार गई है। देखिए, विधानसभा चुनाव पे पूरी पैनी नज़र रखे हुए है कांग्रेस, पूरी पैनी नज़र रखे हुए है, तो इसीलिए और ये भी माना जा रहा है कि जो इन उपचुनावों में जो हार मिली है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये एक संकेत माना जा रहा है कि अगर आप इन राज्यों से आपको हार मिली है तो विधानसभा चुनाव में आपको क्या फर्क पड़ सकता है। तो शायद कहीं यही देखते हुए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इसी वजह से पार्टी अलकमान ने राज्यों से जो बातचीत करी है वो इसी वजह से करी है कि जो कमी रह गई हो उन कमियों को पूरा करके विधानसभा चुनाव में उन कमियों को अच्छे से दिखाया जाए। एग्जैक्टली, उस कमियों को दूर किया जाए ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस राज्य में भी है कोई फर्क ना पड़े। एक सवाल बीजेपी से मैं लूँ, लेकिन उससे पहले एक और कांग्रेस से, क्या ये कितना सही है नेहा कि 2014-19 के बाद कांग्रेस इतना सक्रिय हुई है कि चलिए हार के बाद भी इतना सक्रिय है, लोगों से रिपोर्ट कार्ड मांगना, प्रभारियों से रिपोर्ट कार्ड मांगना कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर करता है कि वो लापरवाही नहीं चाहते हैं, नेताओं पर हमेशा जोश जुनून डालना चाहते हैं, उनको ये जिम्मेदारियां देना चाहते हैं। हर एक अपनी जगह, हार जीत तो होती है, लेकिन जो आपके काम की जिम्मेदारी है उसको लापरवाही ना बरते। तो ये एक डिसिप्लिन ये जता रही है कि जो कांग्रेस 70 सालों में जिस तरह से रही है वही कांग्रेस जो है फिर से जाग उठी है, और यही वजह कि आज उनकी लहरें तमाम राज्यों में दिख भी रही है। देखिए, उपचुनाव जो है वो एक ट्रेलर का काम कर रहे हैं, ठीक है। उपचुनाव में अगर हार मिली है कांग्रेस पार्टी को तो कांग्रेस पार्टी ये उसमें फैसला नहीं कर सकती है कि वो आगे ना बढ़े। उपचुनाव में हार मिली है तो उसमें वो यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कमी की वजह से हार मिली है, और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में उस हार को वो जीत में हासिल करना चाहते हैं, और इसी वजह से शायद वो रिपोर्ट कार्ड राज्यों से मांग रहे हैं कि उपचुनाव में जो हार मिली है उनको जिन जिन राज्यों से हार मिली है और वो क्यों मिली है और किस कारण मिली है। जिस तरीके से CWC की बैठक हुई थी 16 अक्टूबर को, पार्टी अलकमान ने जिन बातों को क्लियर किया था, फिर भी इतनी बैठक होने के बाद किस वजह से आखिर कांग्रेस को इन राज्यों से हार मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये है नेहा कि जिस तरह से आपने देखा कि लगातार पिछले 6 महीने से मोदी सरकार पे विपक्ष के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो सवाल खड़े करते रहे, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो नागरिकों की जिम्मेदारियों को समझते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर उन पे जो है सवाल खड़े कर रहे थे। बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, इन तमाम चीज़ों की वजह से, क्या इन्हीं चीज़ों की वजह से उनकी हार हुई? क्या यही वजह है कि जैसी हार हुई उपचुनाव में उसके बाद दिवाली के दिन भले ही ये कहा गया कि लोगों को तोहफा दिया गया, लेकिन क्या अगर अंदर की बात समझे तो मान लिया जाए कि मोदी सरकार को यह एहसास हो गया कि जिस तरह से महंगाई पर वो लापरवाही दिखा रहे थे, बेरोजगारी पर लापरवाही दिखा रहे थे, क्या उसी का उनको फर्क पड़ा है तमाम राज्यों में जहां हार हुई है? देखिए, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख ही रहा है, नजर आ रहा है कि जिस तरीके से उपचुनाव में उनको हार मिली है, और वो भी कोई छोटी मोटी हार नहीं मिली है, बहुत बड़ी उनको हार मिली है। तो देखिए, एकदम हार मिलने के बाद अचानक से पेट्रोल और डीजल में कमी देखने को मिल गई है, तो साफ चाहे उन्होंने किसी भी वजह से उस पेट्रोल डीजल की कीमत को कम किया हो, लेकिन जनता
और विपक्षी पार्टी तो यही अंदाजा लगाएंगे कि हार उनसे सही नहीं गई है, हजम नहीं हुई है, जिस वजह से उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम कर दिया गया है। जिन पेट्रोल और डीजल, महंगाई, बेरोजगारी पर इतने वक्त से ध्यान नहीं दिया जा रहा था, वो अचानक से एकदम से क्यों ध्यान दिया गया है? तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये नजर आ रहा है या नजर आ गया है कि अगर आपने अभी भी वक्त रहते बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान नहीं दिया तो विधानसभा चुनाव आपके हाथ से निकल जाने हैं। हाथ से निकल जाने, इसमें कोई शक नहीं है। क्या यही वजह तो नहीं है कि इन तमाम गलतियों को देखते हुए आज कांग्रेस जो है नेहा यूपी में इतना सक्रिय है, लगातार कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो बीजेपी पे अटैक करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा अटैक तो तब है जब प्रियंका गांधी एक दाव खेलते हुए नजर आ रही है। क्या यही वजह तो नहीं है कि ये तमाम मौका बीजेपी खुद देती जा रही है? देखिए, कह सकते हैं कि बीजेपी मौके तो खुद ही दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए, जैसे कि आपने कहा, तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी तो उन्हीं मुद्दों पर नजर डाल रही है ना जिन मुद्दों पर बीजेपी मौका दे रही है। जैसे कि महंगाई इस वक्त पे जो सबसे पहला मुद्दा बना हुआ है वो महंगाई बना हुआ है, और प्रियंका गांधी महंगाई पर सबसे ज्यादा जोर डाल रही है। देखिए, बीजेपी ने मौके तो खुद दिए हैं, क्योंकि आम जनता के लिए महंगाई बहुत मायने रखती है और आम जनता के बस से बाहर हो चुकी है हर चीज को खरीदना और महंगाई को मतलब स्वीकार करना कि इतनी हर चीजों पे महंगाई इतनी हो गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने खुद ही मौके दे दिए हैं विपक्षी पार्टियों को बोलने का, मुंह खोलने का और मुद्दों को उठाने का। एग्जैक्टली। चलिए एक आखिरी सवाल नेहा आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि तमाम पार्टियां मंथन तो कर रही है, कोई पार्टी इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि विधानसभा चुनाव में जीतेंगे कैसे, तो कोई पार्टी इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि जो अपने पार्टियों में अंतर्कलह चल रहे हैं उसको दूर कैसे किया जा सके। क्या लगता है आपको, बीजेपी का मुकाबला कोई कर सकती है 2022 के विधानसभा चुनाव में? सिर्फ मैं यूपी का जिक्र कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि अगर कोई कर भी पाएगा मुकाबला बीजेपी के सामने तो वो सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी आपकी नजर में? देखिए, मेरी नज़र में क्या, आप तो ये किसी से भी पूछिएगा जाके कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी का मुकाबला जो करने को तैयार बैठे हैं वो कौन सी पार्टी है, तो वो साफ साफ लोग यही बोलेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस का स्टार्टिंग से ही पूरा मुकाबला रहा है, और लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त हद से ज़्यादा मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए, बड़ी पार्टी एसपी, बीएसपी और एआईएमआईएम भी है, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं हो रहा है जितना जिक्र कांग्रेस और बीजेपी का हो रहा है। तो साफ साफ जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उतरी हुई है योगी आदित्यनाथ को मात देने के लिए, साफ नजर आता है कि बीजेपी को मात तो इस कांग्रेस पार्टी ही देने वाली है। तो कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को कांग्रेस ही मुकाबला करने वाली है। यही वजह है कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खास करके तब जब महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे या उससे पहले भी बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम हैं। नेहा ने बाखूबी ये भी बताया कि आज कांग्रेस में मंथन शुरू हो रही है या फिर बीजेपी में जो मीटिंग हो रही है उसका जो वजह है वो क्या है, वो क्योंकि कहीं ना कहीं 2022 में चुनाव है, यही वजह है कि ये मीटिंगें हो रही हैं। देखते हैं कि कौन पार्टी किस पार्टी पे फर्क डालता है, कौन किस पर जो है सबसे बड़ा प्रभाव करता है, ये तो 2022 में ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।